हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज का टॉपिक है कि अगर परिवार आपके संबंधों के मामले में राजी नहीं है तो क्या करना चाहिए, टैरो की क्या गाइडेंस आपके लिए है। यानी आप शादी करना चाहते हैं, फैमिली एग्री नहीं हो रही, या आपके लव रिलेशनशिप के ऊपर फैमिली का बड़ा ऐतराज है, तो आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, यही आज का विषय है। और हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई गई हैं। आपकी स्क्रीन पर तीनों पाइल्स अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। 4 of the wands पाइल नंबर 1, 4 of the cups पाइल नंबर 2, 4 of the swords पाइल नंबर 3। ये तीनों कार्ड्स जो पाइल के रूप में लिए गए हैं, स्टीमपंक टैरो डेक से लिए गए हैं। तो ये तीनों आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जिस कार्ड की इमेज के साथ में, जिस कार्ड के साथ में आपको अट्रैक्शन फील होता हो, जो कार्ड आपको सबसे पहले आकर्षित करता हो, उसे अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंग टू दैट आज की रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स हर पाइल के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिए गए हैं। तो टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो लोग आज नए जुड़े हैं, एस्ट्रो गुरु चैनल पर पहली बार आए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एस्ट्रो गुरु फैमिली का हिस्सा बनिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे पुराने व्यूअर्स, पुराने सब्सक्राइबर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ जिस तरह से जुड़े हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल मत करिए। मेरी टीम मेंबर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करेगी कि सेशन, पर्सनल सेशन के लिए आपको क्या करना है। तो चलिए देर नहीं करते, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। 4 ऑफ द वॉन्ड्स आपने चूज किया था, पाइल नंबर 1 आपकी है। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आता है टैरो की ओर से कि अगर आपके रिलेशन पर घर वाले मुहर नहीं लगा रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, जल्दी से पहला कार्ड आपके लिए हेरमिट, कार्ड नंबर 2 अपेयर हुआ है आपके लिए द सन। हेरमिट अपने आप में जितना उदास कार्ड है, द सन उतना ही खुशनुमा प्रफुल्लित कार्ड है। तीसरा कार्ड आपके लिए है एस ऑफ द कप्स, कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपियर हुआ है 7 ऑफ द पेंटिकल्स। एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू, नाइट ऑफ द सॉर्ड्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपियर हो चुके हैं मेरे पास। ये ट्रेडिशनल टैरो डेक से आए हुए हैं। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि जानते हैं, आपके रिलेशनशिप में इस समय थोड़ी सी चिंताजनक कंडीशन बनी हुई है। आप सोच में पड़े होंगे कि इस समय क्या करें क्या ना करें। थोड़ी मुश्किल की कंडीशन है, लेकिन थोड़ा पहले की बात करें तो सारी चीज़ें अच्छी थी। हालांकि आप इस रिलेशन में ऐसा दिखता है कि आना नहीं चाहते थे, या ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे वाली कंडीशन को फॉलो करके इस रिलेशन में आ गए। और आने के बाद आपको पता चला कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया प्यार दिख रहा है, बहुत बढ़िया अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग दिख रही है। और इस बॉन्डिंग के चलते तो यार मैं कहूँगा कि आपकी तो शादी हो जानी चाहिए, एक्चुअली हो जानी चाहिए। और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं तो शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो बॉन्डिंग है मुझे दिखता है ये बिल्कुल बढ़िया साइन है फ्यूचर के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी। लेकिन इस समय आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, या इस समय एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां आपको लगता होगा कि अगर आप फैमिली मेम्बर से बात करें तो शायद वो अपोज करेंगे। और एग्जैक्टली वो अपोज करेंगे, आप सही हैं, बिल्कुल आप सही हैं कि वो अपोज करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है। हर कार्ड की अपनी एक जेनरिक मीनिंग होती है। तो 7 ऑफ द पेंटिकल्स की जो जेनरिक मीनिंग है वो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, मतलब कि जो है उसे लगा दीजिए, कहीं पर जमा कर दीजिए ताकि उस पर इंटरेस्ट आना शुरू हो। तो मीन्स इस रिलेशनशिप के मामले में अब जैसे कि ये बताता है कि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में कैसे डील करना है, इसकी प्रॉपर प्लानिंग करके काम करना है। ऐसे नहीं करना कि चलो पहले मम्मी को बता दें, फिर पापा को बता दें, फिर दोनों भड़क जाएं, उसके बाद दोनों को समझाते फिरें। इस तरह करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए। प्रॉपर प्लानिंग के बाद अगर आप काम करेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा मुसीबतों और मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपके फैमिली की ओर से अपोज तो बहुत ज़ोर शोर से होगा, या हो भी रहा होगा, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए ओशो ज़ेन कार्ड्स की भी थोड़ी गाइडेंस ले लेते हैं कि ये इस पर क्या सजेशन देते हैं, क्योंकि इनका सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट और स्पिरिचुअल टाइप का होगा, तो बिल्कुल कन्फर्मली पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए आपको। पहला कार्ड आपके लिए आया है नथिंगनेस।
सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है अलोननेस। आपके लिए कार्ड नंबर 3 पर जो अपीयर हुआ है ये है द फूल। और आपके लिए कार्ड नंबर 4 है न्यू विज़न। और ये कार्ड जो आपके लिए आया हुआ है ये है लास्ट वाला स्लोइंग डाउन। तो मुझे लगता है अब आप हर कार्ड का नाम सुन के थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो समझ गए होंगे कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। देखिए, नथिंगनेस एक ऐसा कार्ड है जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे होने के बाद भी खाली है, कुछ भी समेटे नहीं है। देखिए, खालीपन तो यहाँ पर हेरमिट भी दिखाता है। सबसे पहला कार्ड हेरमिट आया और यहाँ पर नथिंगनेस आया है। तो चीज़ों को समझें। आपके रिलेशन में चीज़ें कुछ नहीं से बहुत कुछ तक चल कर के आ गई हैं, और अब जब आपके बीच में ट्रस्ट इशू नहीं है और आप एक दूसरे पर अनडिसिसिव ट्रस्ट करते हैं, भरोसा बहुत बढ़िया कायम हो गया है, तो ऐसे में आपको एक दूसरे का साथ पाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। स्लो हो जाइए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, थोड़ा सा डिले करिए, मामले को थोड़ा समय लीजिए। और अगर पहले ही डिले हो चुका है तो दैट मीन्स अब आपको अकेले आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अकेले मतलब छोड़ के उसको आगे नहीं बढ़ना है। अपनी फैमिली को एग्री करने में पहले तो आपको अकेले आगे बढ़ना है। और अगर आपकी फैमिली एग्री हो गई है और उसकी फैमिली एग्री नहीं हो रही है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी फैमिली को एग्री करे, क्योंकि आप दूसरों की फैमिली को नहीं समझा सकते, अपनी फैमिली को ही आप समझा सकते हैं। आपकी फैमिली दूसरों की बात सुन तो सकती है, फॉर्मेलिटी के लिए हाँ हाँ कर सकती है, बट मानेगी नहीं। क्योंकि कभी कोई रिलेटिव आते हैं ना, बताते हैं अरे ये घर का कलर अच्छा नहीं, इसका चेंज कर दो, कहते हैं हाँ ठीक है करेंगे। और उनके जाने के बाद कहते हैं इनका दिमाग खराब हो गया, बताओ घर का कलर चेंज करें, लाखों रुपए फिर खर्च कर दे, है ना। तो लोग दूसरों के आइडियाज़ तो ले लेते हैं लेकिन अक्सर मानते नहीं। इस तरह के मामले में तो बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि रिजिडनेस दिखती है। उस रिजिडनेस के बावजूद आपके फैमिलीज आपके लिए एक अच्छी सोच भी रखते हैं, क्योंकि वो आपका फ्यूचर चाहते हैं। यहाँ पर ये भी आ रहा है, अब जब फैमिलीज अच्छी सोच रखते हैं तो उसके बाद उनको कैसे मोल्ड करें कि वो आपकी बात मान जाएं। और उसका सिंपल वे जो आपके लिए होगा वो यही होगा कि आपको अकेले 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 ट्राई करना है, किसी का सहयोग नहीं चाहिए। यहाँ कोई व्यक्ति अगर आपके लिए एडवोकेसी करता है, एडवोकेसी मतलब वकालत करता है, तो वो आपके फेवर में नहीं आएगा। और आपके रिलेशन में थोड़ी पॉसिबिलिटी कम आ रही है, मैं वो भी देखने जा रहा हूँ कि आपके रिलेशन में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये रिलेशनशिप बन जाएगा, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तो ये मैं देखने जा रहा हूँ। देखिए, आपके रिलेशनशिप के बनने में डिले हो सकता है, चीज़ें टल सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। इसलिए उस नहीं को हाँ में बदलने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि ये जो डिले है या ये पॉज का कंडीशन या मोमेंट है, ये मोमेंट एक तरह से आपकी परीक्षा जैसा है। अगर आप इस एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं तो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बना ले जाएंगे, और अगर यहीं पर आप फेल हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो मामला पूरी तरह से ख़त्म। इस सिचुएशन में आप जितना कूल और शांत दिखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। पैनिक नहीं होना है, झगड़ना नहीं है घर वालों से कि नहीं नहीं जिद विद, क्योंकि जिद पर घर वाले एक बार झुक जाएं तो आपको पता है ना, आपकी फैमिली बाद में आपसे रिलेशन ख़त्म कर देगी, तो वो भी आप नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जिद ना करें, ज़बरदस्ती ना करें, थोड़ा समय लें, चीज़ों को मूव होने दें। किस पर्सन के साथ क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, इसका एक प्लान बना लें और उसके तहत काम करें, तब आपका काम होने की संभावना है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, आज का विषय। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 6 ऑफ द कप्स आपने चूज किया था और आपकी पाइल नंबर 2 है। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या आता है टैरो से, क्या गाइडेंस आती है कि आपके रिलेशन के मामले में अगर फैमिलीज एग्री नहीं हो रही हैं तो क्या करना चाहिए। ठीक है, टैरो की गाइडेंस क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है द एम्परर। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है टेम्परेंस। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए आया है नाइट ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है 5 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 6 आपके लिए आया है द हेरमिट।
मतलब इस रिलेशन से अब शायद मूव ऑन होना पड़ेगा, ये रिलेशन नहीं हो पाएगा और शायद कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी जो फीलिंग आपको आ रही है ना, ये फीलिंग्स गलत तो नहीं है, अपनी जगह बिल्कुल सही फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकें, जल्दबाजी ना करें। आपके रिलेशन में आपने काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करी, हालांकि आप दोनों ने एक दूसरे को कंट्रोल करने का प्रयास तो किया, लेकिन अब काफ़ी बैलेंस कर लिया है रिलेशनशिप को, और आप अपने प्रपोजल को ऐसा लगता है फैमिली को दे चुके हैं, बता चुके हैं फैमिली को कि भाई आप इन्हीं से, फला पर्सन से शादी करना चाहते हैं, और फैमिलीज इस चीज़ पर एग्री नहीं हो रही हैं। हालांकि फैमिली के सारे मेंबर आपके खिलाफ नहीं हैं, कुछ मेंबर्स आपके फेवर में भी हैं, लेकिन खिलाफ वो मेंबर्स हैं जिनकी चलती है, पक्ष में वो मेंबर्स हैं जिनकी नहीं चलती है। इसीलिए हंस रहा था मैं जब कार्ड निकाला तो यही आया था, तभी हंस रहा था। हंसी, अब हंसने वाली बात है ना कि जो फेवर में है उनकी चलती नहीं है। अगर ये उल्टा होता कि जिनकी नहीं चलती वो फेवर में ना होते तो ज़्यादा अच्छा होता, और जिनकी चलती वो फेवर में होते। बट खैर एनी हाउ, आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई हैं, बट आपको हार नहीं माननी। ये कहता है हार मानने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने आप को गाइड करना शुरू करें, खुद को एनलाइटन करना शुरू करें, खुद की शाइन और अपने पार्टनर की शाइन पर ध्यान दें। फैमिली में क्या बताएंगे उसको, ठीक है। जैसे वो एक मूवी थी ना जिसमें वो काजोल थी, और वो एक कौन सा हीरो था याद नहीं आ रहा उसका नाम, वो मुर्गी पकड़ा रहा था और उसका भाई कहता है यही लड़का है जिससे प्यार करती हो, तो कहती है जी भैया। तो वो पूरी प्रेजेंटेशन ही खराब हो गई थी, अब वो मुर्गी पकड़ रहा है, मतलब हद ही हो गई। सूट बूट टाई वाई में जाओ यार, मतलब। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शाइन। आपका पार्टनर कैसी है, कैसा है, उसके पर्सनालिटी और उसकी इमेज के शाइनिंग पर ध्यान देना है थोड़ा सा। हालांकि आपने बता दिया है, बढ़िया बात है, बट उसकी पर्सनालिटी, उसकी इमेज पर थोड़ा ध्यान दें। कुछ रिहर्सल्स कर लें अगर जाना है मिलने के लिए भी फैमिलीज को, और कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लें, डिफ़िकल्ट और टफ। डिफ़िकल्ट और टफ, जैसे मान लें आप लड़की हैं और वो फिल्मी डायलॉग अपने बॉयफ्रेंड के लिए रेडी कर लें कि मेरी बेटी को खुश रख पाओगे, इसके खर्चे तो बहुत ज़्यादा हैं, है ना, जितनी तो तुम्हारी कमाई है इतने के तो हमारे कुत्ते के बिस्किट आते हैं। वो एक फिल्म में था ना, तो अक्षय खन्ना कहता है आप लोग नॉर्मल बिस्किट ट्राई क्यों नहीं करते, कुत्ते वाला क्यों खाते वो सुन के मैं बहुत हंसा था। तो ऐसा नहीं कहना है, मीनिंग आप टफ क्वेश्चंस को पहले से रेडी, जैसे इंटरव्यू के लिए करते हैं ना, कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, व्हाट इज योर नेम, या टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी गिव यू दिस जॉब। पहला क्वेश्चन, हम तुम्हें ये जॉब क्यों दें, ये सैलरी क्यों दें, तो रट्टा मारते हैं ना उसका इंटरनेट से गूगल करके। तो ऐसे ही थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ बैठ करके, क्योंकि आप अपनी फैमिली को जानते हैं, वो अपनी फैमिली को जानती, तो बैठ करके थोड़ा आइडियोलॉजीज पर डिस्कशन कर लें कि भाई मेरे पापा ना बड़े टफ इंसान है, लेकिन इस ग्राउंड्स, इस पॉइंट्स पर सही हैं, इस पॉइंट पर वीक हैं, उनकी ये फेवरेट चीज़ है। तो पता लगा उनको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको मेरी तरह क्रिकेट में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने पूछा बेटा आपको पता है इस बार इंडियन टीम को कैप्टनसी कौन कर रहा था, और आपने कहा अच्छा वो शायद महेंद्र सिंह धोनी था। तो बोलेंगे बेटा वो तो रिटायर हो गया। तो वो इंप्रेशन ख़त्म। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं कहीं पर जाता हूँ और बाई चांस मेरे साथ में, मेरे बगल में कोई क्रिकेटर आकर बैठ जाए तो बेचारा अफसोस में मर जाएगा, क्योंकि मैं नहीं पहचानता। 2-3 को जानता हूँ, जैसे विराट कोहली और हरभजन सिंह, वो खेलता है धोनी तो रिटायर हो गया। मतलब विराट कोहली को जानता हूँ क्योंकि वो मान्यवर मुहे के ऐड कर रहे थे, अनुष्का शर्मा से शादी कर ली थी, बस बाकी नहीं जानता। फिल्में देखता हूँ। तो डिसाइड करके जाएं कि क्या पूछेंगे, क्या जवाब देना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ABCD पूछा, आप काखा गाघा पढ़ के गए हैं, तब तो हो गई गड़बड़, ठीक है। तो वो वाली कहावत हो जाएगी, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो वो ना करें। दूसरा, अपने फैमिली को समझाने के लिए किसी दूसरे पर्सन को खोजने की जरूरत है। एक रिलेशन में रिलेटिव है जिसको खोजना है, या कोई पापा के या मम्मी के फ्रेंड हैं जिनको खोजना है, जिनकी चलती है। ऐसा नहीं कि मम्मी की बेस्ट फ्रेंड तो है लेकिन मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाती है तो सारा सामान मम्मी की पसंद का लाती है, मतलब उसकी बिल्कुल नहीं चलती, मम्मी की चलती, तो वो क्या घंटा समझाएगी, खाक समझाएगी, कुछ नहीं समझाएगी ना। तो ऐसे पर्सन को खोजें जिस पर्सन की थोड़ी चलती हो। आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली के वो मेंबर जो डिसीजन लेंगे उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करते हो, उन्हें अपनी बात अगर समझा ले जाएं तो बड़ा फायदा होगा। 2 चीजें बता दी। अब ओशो ज़ेन कार्ड से देखते हैं क्या आता है, ये क्या गाइड करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए आया है स्ट्रेस, जी हाँ, स्ट्रेस माने तनाव। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है कंट्रोल।
कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया हुआ है चेंज। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया हुआ है द क्रिएटर। कार्ड नंबर 5 यानी लास्ट कार्ड आपके लिए आया है नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, ब्लैंक। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 अगर देखा हो और वो यहाँ 2 पर आए हों तो उनको भी याद दिला दूं कि ट्रेडिशनल टैरो से लास्ट कार्ड आया है द हेरमिट और ओशो ज़ेन कार्ड से लास्ट कार्ड आया है नथिंगनेस। हेरमिट भी अपने आप में बड़ा गूढ़ और रहस्यमयी कार्ड माना जाता है और नथिंगनेस तो दिखाई ही दे रहा है कि इसका रहस्य पता नहीं कहाँ पर छिपा होगा, क्योंकि सब अंधेरा है, बिल्कुल जैसे हमारे यूनिवर्स में अंधकार ही अंधकार है वैसा ही। परिवर्तन संसार का एक प्रचंड नियम है और अगर इस नियम को आप फॉलो नहीं करते तो पीछे छूटने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन बूढ़ों को देखा होगा ना जो कहते हैं हमारे ज़माने में बढ़िया गाने थे, अरे आजकल के हनी सिंह क्या गाते हैं। मतलब अब उस पर्सन के साथ में तो डील करना मुश्किल हो जाएगा ना, लेकिन अभी तो बूढ़े हो गए, ख़त्म हो गए, इनका तो टाइम बीत गया। क्यों? क्योंकि तुम अभी पीछे को ही पकड़ कर बैठे हो, आगे नहीं आ रहे हो। तो अब आगे को पकड़ो ना, क्योंकि चीज़ें आगे भाग रही। तो आपको भी यही करना है अपने रिलेशनशिप में, अपने फैमिली के साथ आपका जो रिलेशन है, आपका जो प्यार है अपनी पार्टनर के साथ और परिवार के साथ, इन चीज़ों में जो बदलाव आ रहे हैं इस चेंज को स्वीकार करें, इसे एक्सेप्ट करें। फैमिली आपके लिए एक ओरिजिन है, एक ऐसी जगह जहां आपका जन्म हुआ या जहां से आप आ रखे हैं, जड़ें वहां पर हैं, उन जड़ों को छोड़ना नहीं है। ये स्पेशली क्रिएटर का कार्ड बताता है। भाग भाग के शादी नहीं करनी, आपको कतई नहीं करनी, समझ गए? क्योंकि अगर वो करते हैं तो फिर आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं होगी। अब आप अपने आप को अगर डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लाइक फैमिली को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, तो फैमिली आपसे बेटर तरीके से आपको ब्लैकमेल कर सकती है और किया भी होगा, आपने उस अनुभव को झेला होगा। तो यानी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, उस ग्राउंड को बिल्कुल साइड करें। स्ट्रेस के कार्ड ने ये बताया। अब आता है कंट्रोल, जो कहता है कि आपको अपने पार्टनर से सिर्फ शादी करनी है और कुछ नहीं करना। ये इतना बड़ा काम नहीं है जो बहुत बड़ी सिचुएशन को क्रिएट कर दे अगर देखा जाए तो। और अगर दूसरे एस्पेक्ट में देखा जाए तो शादी अपने आप में एक इतना बड़ा रिचुअल है जो सिर्फ आपकी फैमिली ही नहीं, आपकी फैमिली, आपका मोहल्ला, आपका समाज, आपके पूरे रिश्ते नातेदारों तक को अफेक्ट करता है। ठीक है, एक इंटरकास्ट मैरिज आपके कई रिलेटिव्स के लाइफ और उनके जीवन पद्धति पर प्रभाव डालती है। एक लव मैरिज आपके रिलेशन में, आपके लोकेलिटी में भी इम्पैक्ट डाल देता है कि भाई फला पर्सन ने तो लव मैरिज करी है और फला व्यक्ति उनके ही पड़ोसी हैं, तो वो भी लव मैरिज कर सकता है लड़का, है ना? ऐसा सोचते हैं लोग कि अब इसने किया तो पड़ोसी भी लव मैरिज ही करेगा। तो वो हर चीज़ का प्रभाव, ये मैं आपको डरा वरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको इस ग्राउंड पर भी सोचना है। यहाँ आपके लिए मना नहीं आया है कि आपकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप अपने पैंतरे, एग्जैक्टली सही वर्ड कह रहा हूँ, अपने पैंतरे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो गए। क्योंकि हेरमिट और नथिंगनेस का जो कार्ड है ये एक डार्क एनर्जी को खींचते हैं और उस डार्क एनर्जी को फेवर में यूज़ नहीं किया तो गए। डार्क एनर्जी को फेवर में कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करने। मैं अक्सर कहता हूं ना कि जो बुरा है उसे मान जाइए, हाँ बुरा है, चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो पहले क्या इस तरह थोड़ी जाते हैं कि नहीं मुझे चोट नहीं लगी लेकिन फिर भी हम चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं बुखार नहीं है लेकिन चलो डॉक्टर के पास घूमने। तो घूमने थोड़ी जा रहे हैं, पहले तो मानते हैं ना कि यस आई एम इल, आई एम सिक, मुझे बुखार हो गया, चोट लग गई, खून निकल रहा है, अब चलो डॉक्टर के पास। तो आपने एक वर्स्ट कंडीशन, क्योंकि बुखार या चोट बहुत अच्छी कंडीशन तो है नहीं, कोई नहीं चाहता ना उसको सारा दिन बुखार रहे या जिंदगी भर चोट लगी रहे, तो वो एक वर्स्ट कंडीशन है जिसे आपने एडमिट किया। उस एडमिशन के बाद आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब उसकी मेडिसिन काम करती है। डॉक्टर भी कहते हैं जिन लोगों में जीने की उम्मीद नहीं होती वो पेशेंट की रिकवरी बहुत स्लो होती है, और जिन पेशेंट की जीने की उम्मीद पूरी बनी होती है, पेशेंट के अंदर जीने की उम्मीद बनी होती है, वो वेंटिलेटर से उठकर आ जाते हैं। वेंटिलेटर तो वो मशीन है ना जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मशीनें जिंदा रखे हुए हैं, उसको ऐसे ही कहते हैं। तो वहां से भी रिकवर हो जाए तो होप, इसीलिए होप को बरकरार रखना है आपको। आप अपनी सिचुएशन को पहले तो अडॉप्ट कर लें। जैसे ही सिचुएशन को अडॉप्ट करते हैं वो डार्क एनर्जी आपके फेवर में काम करना शुरू करेगी, और डार्क एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। अब दूसरा काम ये करना है कि फैमिली के कुछ मेंबर आपके फेवर में है, कुछ फेवर में नहीं है। तो जो फेवर में नहीं है
उनसे अपोज नहीं करना है, बुरा नहीं मानना कि अरे हम तो बात ही नहीं करेंगे, जाओ अब तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे, ये सब कलाबाजी नहीं करनी। आपको नॉर्मल पेश आना है और अपने आप को नॉर्मल दिखाना है। वो शादी के लिए पूछेंगे तो आप बता दें कि भाई हम तो उसी से करना चाहते हैं, आप मना कर रहे हैं तो अभी हमारा शादी का मन नहीं है। यार फिर डिले हो जाएगा, देर हो जाएगा, तो देर तो होगी और उसमें मेरी और आपकी दोनों की गलती है। मेरी गलती है कि मेरा प्यार हो गया, आपकी गलती है कि आपने प्यार के साथ शादी करने से मना कर दिया। शादी कास्ट में होनी चाहिए, जाति पाति देखकर, रिलीजन देखकर होनी चाहिए। हालांकि मैंने अरेंज मैरिज करी है, बट मैंने कभी किसी को एक बार जवाब दिया था। बुजुर्ग थे, ऐसे ही बात हो रही थी तो उन्होंने बोला आजकल के लड़के लड़कियां मतलब अरे अपनी जाति में प्यार कर लो, अपनी कास्ट में प्यार कर लो, गोत्र वोत्र देख के कर लो। तो मैंने कहा मतलब आपका कहना यह है कि यहाँ इस पार्टी में मुझे कोई पसंद आए तो जाकर पूछूं हेलो आप किस जाति की हैं, और अगर मेरी बताए तो आई लव यू और अगर दूसरी बताए तो आई हेट यू, है ना। तो उन बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा सा उतर गया था। तो प्यार है, प्यार हो जाता है, उसके बाद नाम पता चलता है। बड़ी सुंदर लड़की है, क्या नाम है पता करते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, बड़ा ये बहुत अट्रैक्टिव लड़का है, इसका नाम क्या है, इसके फ्रेंड से पता कर दे, तो ऐसा होता है प्यार। शुरुआत वहीं से होती है। या मुलाकात से प्यार होती है तो उसमें पता थोड़ी चलता है कि कौन किस रिलीजन या जाति का, तो उस चीज को नहीं मानना चाहिए। बट आपका डिसीजन ही है, आपका, अब आपके ऊपर आ रहा हूं मैं, आपका डिसीजन ही है जो आपकी शादी करवा सकता है और नहीं करवा सकता। डिसीजन के साथ अगर डिप्रेशन लेकर के जाएंगे तो कतई नहीं होगी। नॉर्मल मूड रखें, इजी तरीके से लॉजिक, देखिए जब डिप्रेशन में जाते हैं तो फ्रस्ट्रेट होता है, फिर रो रो के कहते हैं नहीं नहीं उसे करनी है, पर परिवार वाले कहते हैं कतई नहीं करनी उससे। और जब आप डिप्रेस नहीं होते तो रोना धोना नहीं होता, आपके लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर होते हैं। और अगर आपके लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर होंगे तो आप अपने ग्राउंड को समझा सकते हैं। आप इस चीज के लिए मना सकते हैं कि मेरे पार्टनर से एक बार तो मिल लो, और अपने पार्टनर के साथ उनकी जब मुलाकात आप कराते हैं तो उस चीज में चीजें थोड़ी बदलनी शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि जिससे आपको प्यार है उससे मिल करके आपकी फैमिली को भी एक पॉजिटिव अफेक्शन हो जाता है कि चलो ये पर्सन है, या एक निगेटिव अफेक्शन के तहत फैमिली मिलना चाहती है कि चलो आने दो, हम रिजेक्ट करेंगे। कुछ मामलों में आपको अपने आप को परिवर्तित करना है, कुछ मामलों में आपको फैमिली से नहीं झगड़ना है, कुछ मामलों में आपको अपने डिसीजन पर बने रहना है। सिचुएशन थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट आपकी है क्योंकि बनी ही है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी आई है लेकिन बहुत तगड़ी सी नहीं आई है। तो आपकी शादी होने के चांसेस हैं तो सही, लेकिन अगर आपने गेम प्लान सही नहीं किया तो फिर नहीं है। तो पाइल नंबर 2, आपके लिए ये रीडिंग थोड़ी क्रिटिकल गई है और मुझे उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे, लेकिन मैं पूरी तरह से जानता हूं कि आप बात को नहीं समझे होंगे, इसलिए मैं अब आपको एक येस और नो बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप जिस पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं उससे शादी होगी या नहीं होगी। हाँ में आया हुआ है, आपको कार्ड दिखाता हूँ। हाँ के लिए आया है क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। और ना के लिए मैं कार्ड का नाम नहीं बता रहा हूँ, उन लोग मतलब जो लोग जानते हो तो जान ही जाएंगे। कार्ड की इमेज देखकर आप समझ जाएंगे कि ये ना है। कार्ड की इमेज को ध्यान से देखिए, 10 तलवारें घुसी हैं इस पर्सन के जो लेटा हुआ है, 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स। ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कार्ड है जो नो के फेवर में आया है, मतलब एक्सट्रीमली नो को ना कर रहा है, नो को ना कर रहा है, ये यस को हाँ कर रहा है। यहाँ यस था, यहाँ नो था, तो मीन्स नो नो है, यस यस है। तो आपकी शादी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं। आप अपने गेम प्लान पर पूरी तरह से कंसंट्रेट हों और काम करें। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आज का विषय, आज की वीडियो आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपके रीडिंग में। 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स आपने चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 3 है और अब आपके लिए रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या आता है टैरो से। टैरो क्या बताते हैं कि जिससे आप चाहते हैं उससे शादी होगी या नहीं, अगर फैमिली नहीं मानती तो भी। कार्ड नंबर 1, 2 ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है जजमेंट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 8 ऑफ द वॉन्ड्स और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ द स्वॉर्ड्स। तो 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से।
पाइल नंबर 3, आपके रिलेशन के मामले में उतार चढ़ाव तो रिलेशन में ही आपने देख लिया है, लेकिन एनी हाउ अब आप प्रेजेंट टाइम में काफी पैशनेट दिखते हैं अपने पार्टनर के साथ शादी करने को। हालांकि कुछ समय पहले तक आप इस चीज से शायद अपोज हो गए थे या विपरीत हो गए थे, और शायद आप दोनों के बीच एक ऐसा गैप आया था जब आपको लगता था कि अब आप दोनों का रिलेशन आगे नहीं जाएगा। फिलहाल उस चीज से कम आउट हो चुके हैं, आपके रिलेशन में कई बदलाव आ चुके हैं, और प्रेजेंट पोजीशन ये है कि आप बिल्कुल झगड़ने की मुद्रा में दिखते हैं अपने परिवार या अपने परिवारों से। भागने का भी मूड कर सकता है, लेकिन भागना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। भाग के शादी करना अच्छी चीज नहीं है। सुनने में बड़ा बुरा लगता है ना कि भाग गए थे, बच्चों को क्या बताएंगे कि भाग के शादी करी थी, नहीं, अच्छा नहीं लगता। भागने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आगे एनर्जी जो अभी प्रेजेंट टाइम में आप एक पैशन फील कर रहे हैं, इससे ज्यादा पैशनेट एनर्जी आपके लिए, अभी नहीं निकाल रहा हूं, बताता हूं, इससे ज्यादा पैशनेट एनर्जी आपके लिए फ्यूचर में आ रही है। ये जो एनर्जी फ्यूचर में आ रही है, ये एनर्जी अगर आप सही ढंग से यूज कर पाएंगे, जो अगले 1 महीने में आपको मिल जाएगी। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये वहीं से रेजोनेट करेगी। तो ये 1 महीने में एनर्जी सोर्स इस तरह से आपको मिलेगा, या इस तरह की एनर्जी आपसे अटैच होगी कि आप दूसरों को मैनिपुलेट भी कर पाएंगे और अपनी बात मनवा भी पाएंगे, और उस चीज में आपके फैमिली और फ्रेंड्स दोनों शामिल होंगे। आपके ऊपर कृपा है ईश्वर की, इसी वजह से आपके लव रिलेशनशिप में आने वाली हर प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया या खत्म होती चली गई। कृपा बहुत पहले ही हो गई थी। एक तरह से ईश्वर की अनुकंपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त है। यहां कार्ड देख करके मैं ये जरूर कहूंगा। चलिए, पाइल नंबर 3 आपके लिए जेन कार्ड्स। देखिए, ट्रेडिशनल टैरो से इतना ही आया है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं आया। नहीं तो कभी कभी ऐसा सोचते हैं लोग, लिखते हैं कमेंट में कि फला पाइल की रीडिंग बड़ी छोटी सी थी। मैं कुछ नहीं करता, वो यही फंसाते हैं, ये बताते रहते तो बोलता रहता हूँ, बोल के खत्म करते हैं तो रुक जाता हूँ। कार्ड नंबर 1 आपके लिए न्यू विजन। सेकंड कार्ड इज पॉलिटिक्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है ट्रांसफॉर्मेशन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है रीबर्थ। कार्ड नंबर 5 यानी लास्ट कार्ड आपके लिए है टोटलिटी। तो 5 कार्ड्स ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से भी आपके लिए आ चुके हैं। पाइल नंबर 3 देखिए, छोटी सी चीज है। आपको ये, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एनर्जी सोर्स आपके पास आ रहा है अगले 1 महीने में, और उस एनर्जी को यूज करने का पहला तरीका ओशो ज़ेन कार्ड्स कहते हैं कि उस एनर्जी के लिए आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। और अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा परिवर्तन ले आते हैं, चाहे झूठ मूठ में ही लेके आते हैं, सच्ची मुच्ची में नहीं लाते, बट पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा परिवर्तन लाते हैं, जिसको कहते हैं खुद की मास्किंग कर लेना, चेहरे पर मास्क लगाना, वो प्रिटेंड करना जो दूसरे को पसंद है। जैसे कोई पर्सन है और उसको जो है कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम नफरत है, और आप वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके पहुँचे तो वो पहले ही फ्रेश में आपको देखकर इरिटेट होगा कि बताओ यार, इस बंदे को तमीज़ नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, अपनी बॉडी खराब कर रहा है, दुनिया भर के ज्ञान शुरू। लेकिन उसी पर्सन के साथ आप मिलें और उसे गन्ने की जूस की तारीफ करें और बताएं कि हाँ बहुत बढ़िया चीज़ होती है और बड़ा सेहतमंद, तो रेगुलर इसको यूज़ करते हैं, और मुझे कोल्ड ड्रिंक बोले नहीं, वो तो हमने बहुत पहले ही छोड़ दिया है, बिकॉज वो उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें मिल गई थी। फिर कोको कोला के CEO का मैंने इंटरव्यू भी देख लिया था कि उसमें 1 लीटर में 46 सैशे पाउच चीनी के डालते हैं। हाँ जी, आपको नहीं पता तो जान लें, 1 लीटर कोक में 46 पाउच चीनी के होते हैं, बहुत ढेर सारा होता है, तो इसलिए पीना बंद कर दिया था। तो वो पर्सन आपको एडमायर करेगा, अप्रिशिएट करेगा और आपके साथ अच्छी बातें करके अपनी शेयरिंग करेगा। तो आपने क्या किया, उस पर्सन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर दिया। पॉलिटिक्स खेलिए। पॉलिटिक्स का कार्ड आया है जो कहता है वो मत दिखाइए जो आप हैं। जेन्युइनिटी की जरूरत नहीं। शादी करनी ना आपको अपने पार्टनर से, जेन्युइन होकर क्या करेंगे, पार्टनर के साथ जेन्युइन रहिए, बाकी दुनिया की ऐसी की तैसी। तो जेन्युइनिटी पार्टनर के साथ रखिए। तो बाकी लोगों के साथ जो फैमिली हैं या जो रिलेटिव आपके हैं, जिनके अप्रोच से या जिनके सहमति से आपकी शादी हो सकती है, उन लोगों को अच्छी लगने वाली चीज़ों को करना शुरू करिए, ताकि उनके मन में आपके लिए एक रिस्पेक्ट आनी शुरू हो। अपनी रिस्पेक्ट बनानी बहुत बड़ी बात होती है। उनका मन परिवर्तित आपके केस में हो सकता है, लेकिन ये परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके केस को एक नई जान डाल करके दे सकता है, नयापन दे सकता है। यहां आपके द्वारा अगर पीछे हटने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया तो यह रिलेशन खत्म हो जाएगा। आप ध्यान से सुने, फिर से बोल देता हूं,
फैमिली की वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से रिलेशन खत्म हो सकता है जब आप पीछे हट जाएं। भले आप ये सोचकर पीछे हटें कि अब फैमिलीज इस मामले पर एग्री नहीं हो रही, लेकिन पीछे तो आप हटेंगे ना। फैमिली आपकी गर्दन पकड़ के थोड़ी ना मंडप में बिठा देगी कि चल इससे शादी कर ले। हाँ, भड़का रहा हूं मैं। तो फैमिली है, फैमिली को छोड़ने को नहीं कह रहा, फैमिली को अपोज करने को नहीं कह रहा, फैमिली को डॉज देने या फैमिली को ब्लैकमेल करने को भी नहीं कह रहा, बस फैमिलीज को, हाँ यही वर्ड बोलने वाला हूं, बुद्धू बनाने को कह रहा हूं अपने मामले में। मीन्स फैमिलीज के साथ में आपको एक ऐसे रिलेशन में आना है फ्रेंडली, जहां आपकी बातें फैमिलीज को बहुत बढ़िया लगने लगे कि हाँ इसकी बात में दम है, इसकी बात में सच्चाई है। और आपकी बात में एक बार फैमिली ने सच्चाई के पुट का अनुभव कर लिया तो चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। रिबर्थ का कार्ड है जो कहता है नयापन, एक नए कलेवर में खुद को लाना थोड़ा मुश्किल तो है बट असंभव नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बताता है कि आपकी फैमिली के माइंडसेट में परिवर्तन पॉसिबल है, लेकिन ये जो परिवर्तन की पॉसिबिलिटी आ रखी है, इस पॉसिबिलिटी के बाद भी फैमिली आपके फेवर में कंप्लीटली नहीं होगी। कभी कभी होता है ना, फैमिली कहती है कि अच्छा जाओ तुम आइसक्रीम खा लो, लेकिन हम एग्री नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि अब आपने आइसक्रीम खाई फिर घर वापस आ जाएंगे। तो फैमिली ये भी कर सकती है कि हम जो है गाजे बाजे से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, चुपचाप शादी कर लो और सेटल करो मामले को। तो ठीक है यार, आपको तो अपने पार्टनर के साथ रहना है, ढोल बजा के करें या कोर्ट में मैरिज कर लें या माला पहना के कर लें, वो तो दोनों ही कंडीशन में आपके साथ है ना, पहली चीज। दूसरी, आपकी फैमिली आपके मामले में आपको छोड़ नहीं सकती इस टेंडेंसी के साथ है, बट आप फैमिली को छोड़ सकते हैं, ये मेंटेलिटी आपके माइंड में आ सकती है इन फ्यूचर। उस निगेटिव एस्पेक्ट को अपने माइंड से निकाल दीजिएगा, क्योंकि आज अगर आप फैमिली को छोड़ते हैं तो फ्यूचर में बड़ा पछतावा हो जाएगा और पूरा ब्लेम आप अपने पार्टनर पर डाल देंगे कि तुम्हारी वजह से परिवार मेरा छूट गया, और आपके रिलेशन खराब होंगे। बहुत सारे लव मैरिज इस पॉइंट पर भी खत्म हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। कोई भी चीज लगे रहिए, कोशिश करिए। फैमिली को अप्रोच करने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा लीजिए। साम दाम दंड भेद मतलब जहां जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उस चीज को अप्लाई कर दीजिए। जहां फैमिली को थोड़ा सा ब्लैकमेल करने, थोड़ा सा माइनर सा, चुटकी भर ब्लैकमेल कर, चुटकी भर सिंदूर याद आ गया, थोड़ा सा ब्लैकमेल करने की जरूरत है, थोड़ा सा करिए, बट इमोशनल करके। ऐसा भी नहीं कि जिद करके, जिद वाला नहीं, इमोशनल। जितना ज्यादा फैमिली को इमोशनल कर पाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया था ना वो कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल, अगर आप उस पर्सन के सामने कहते हैं कि हम भी कोल्ड ड्रिंक को अपोज करते हैं, तो वो पर्सन इमोशनली अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इमोशंस ही हैं जो आपको मैनेज करते हैं और ड्राइव करते हैं और आपको आपके लक्ष्य को मिलाते हैं। तो पाइल नंबर 3, आपके रिलेशन में पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन फैमिली की सहमति के साथ ही जाइएगा। बिना फैमिली की सहमति के भी पॉसिबिलिटी है, बट आपको वहां जाना नहीं है, उस चीज में आपको आगे नहीं बढ़ना। और अगर आपके पार्टनर की फैमिली से मामला फंसा पड़ा है, आपकी फैमिली की ओर से चीजें ठीक चल रही हैं, तो उस मामले में आपको अपने पार्टनर को एडवाइस नहीं करनी है। ठीक है, उसे बताना है कि देखो यार ये तुम्हारी फैमिली है और तुमसे बेटर कोई नहीं समझ सकता कि तुम कैसे मनाओगे। आपका गाइडेंस डिस्टर्ब करेगा, कुछ ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन पैदा कर सकता है जो आपके लिए फायदेमंद ना हो। तो इसलिए अपने पार्टनर को कहें कि वही इस चीज को हैंडल करे, वही इस चीज को टैकल करे। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग, आज का विषय, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।